वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जो पीछे चैप्टर पढ़ रहे थे उसका अगला पार्ट बना रहे हैं, संतुलन का स्तर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई विभिन्न प्रकार के जो संतुलन के स्तर हैं वो हम देखेंगे, तो जिनमें हमें देखना है पूर्ण रोजगार का संतुलन स्तर और अल्प रोजगार का संतुलन स्तर और पूर्ण रोजगार के बाद का संतुलन स्तर। और इसी के अंदर हम आज के वीडियो में ही हम गुणक भी देख लेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसके बाद अगर आप सब चाहेंगे तो एक वीडियो में थोड़े बहुत प्रैक्टिकल को हम डिस्कस कर लेंगे। वो आप सब अगर कमेंट करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल को भी डिस्कस कर लीजिए, तो कुछ प्रैक्टिकल भी एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि इसके प्रैक्टिकल कैसे निकालते हैं, भाई एमपीसी कैसे निकालना है, एपीएस कैसे निकालना है। तो छोटे छोटे प्रैक्टिकल हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े प्रैक्टिकल डिस्कस नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई बोर्ड पर मुझे पूरा क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, लेकिन अगर इसका भी मैं सोल्यूशन निकाल सका कि भाई किस तरह से आपको क्वेश्चन दिखा सकूं और फिर उसका सोल्यूशन यहाँ पर कर सकूं, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पर करके दिखा दूंगा। तो इसके बाद एक वीडियो जो है कोशिश की जाएगी जो प्रैक्टिकल वाले, वो भी जब बनाया जाएगा जब आप सब कमेंट करेंगे कि भाई हाँ हमें प्रैक्टिकल भी सिखा दीजिए, तो प्रैक्टिकल के जो है क्वेश्चंस एक वीडियो और डाल दी जाएगी। तो आज हम पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन, अल्प रोजगार के स्तर पर संतुलन और पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें समझ लेते हैं, एक तो पूर्ण रोजगार का संतुलन और अल्प रोजगार का संतुलन। ठीक है, ये है क्या? तो देखिए पूर्ण रोजगार का संतुलन जो है ये परंपरावादी जो थे उन्होंने दिया है। अब कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि परंपरावादी कौन थे। तो परंपरावादी कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट या विद्वान कह सकते हो, अर्थशास्त्र के विद्वान थे जिनको परंपरावादी कहा जाता है, जैसे कि जिसमें एडम स्मिथ वगैरह आते हैं। वहीं अल्प रोजगार के स्तर जो है, अल्प रोजगार के स्तर पर संतुलन की जब बात की जाती है तो ये हमें केन्स ने दिया है, ये हमें केन्स ने दिया है। ठीक है, तो भाई इन दोनों में थोड़े बहुत जो डिफरेंस है, तो क्योंकि हमें इसको समझना है तो इससे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि परंपरावादियों ने क्या कहा है और केन्स ने क्या कहा है। तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो थोड़े ध्यान से सुनना इसको। और जिन बच्चों ने कोशिश करना कि भाई आप कान में हैंड फ्री या लीड लगाकर इसको सुने, जिससे आपको सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुनाई दी बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर पढ़ाई होती है। तो देखिए जो परंपरावादी हैं वो ये कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार होता है। ठीक है, सदैव पूर्ण रोजगार स्तर होता है और पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन की प्राप्ति होती है। तो पहली बात तो वो ये कहते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और उस पर संतुलन होता है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि भाई जब पूर्ण रोजगार के संतुलन की स्थिति होती है तो उसी में एक से का नियम है। से जो है वो एक इकोनॉमिस्ट का नाम था। उन्होंने क्या कहा कि जो पूर्ति है अपनी मांग खुद बना लेती है। ध्यान रखना, क्या कहा उन्होंने? पूर्ति है वो अपनी मांग खुद बना लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी पूर्ति होगी उतना मांग होगा। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये कही। अब तीसरी बात ये कहते हैं कि क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन की स्थिति होती है हमेशा ही, और अगर कभी असंतुलन आ जाता है तो वो अपने आप ही संतुलित हो जाती है। तो क्या होना चाहिए? सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये परंपरावादी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था है उसको बिल्कुल फ्री छोड़ दें तो ऐसी स्थिति प्राप्त होगी, हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं, एक दो पॉइंट और हैं जो 12th से थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, पर वैसे 12th में तो ये सारी चीज़ें भी नहीं है कि भाई क्या कहते हैं, फिर भी समझ लिए थोड़ा सा कि जो मजदूरी दर है वो लोचशील बताते हैं। लोचशील मतलब कि वो उसको कितना भी कम किया जा सकता है, कितना भी ज़्यादा किया जा सकता है। तो भाई चौथी बात क्या होगी, ध्यान रखना कि मजदूरी दर जो है वो लोचशील होती है, उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। पाँचवीं बात क्या कहते हैं, ध्यान रखो, पाँचवीं बात क्या कहते हैं कि जो निवेश होता है और बचत होता है वो ब्याज दर पे डिपेंड करता है, मतलब ब्याज दर पे निर्भर करता है। तो हमने 5 चीजें डिस्कस कर ली हैं जो मेन है। ठीक है, कि भाई निवेश और बचत जो है वो ब्याज दर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। मतलब कि जिस हिसाब से ब्याज दर होगा उतनी ज़्यादा बचत होगी और उतने ज़्यादा निवेश होगा, ये परंपरावादी कहते हैं। तो मैंने 5 पॉइंट आपसे डिस्कस किया। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा हमेशा संतुलन रहता है, वो किस में रहता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहता है। दूसरी बात क्या कहा कि भाई सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा, जो से का नियम है, से का नियम कहता है पूर्ति जो होती है अपनी मांग खुद बना लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी मार्केट में पूर्ति होगी उतनी ही मांग होगी। फिर हमने ये देखा कि मजदूरी दर जो होती है वो लोचशील मांगते हैं परंपरावादी। ठीक, उसके बाद उन्होंने कहा है कि निवेश और बचत जो है वो ब्याज दर पे डिपेंड करता है। ब्याज दर के कम ज़्यादा होने से निवेश और बचत जो है कम ज़्यादा होती है। तो 5 चीज़ें हैं। अब जो अल्पकाल रोजगार जिन्होंने दिया है, अल्पकाल में रोजगार का स्तर दिया है केन्स। तो केन्स क्या करता है, इन सारी बातों को पलट देते हैं। ठीक है, उसके पलटने का कारण क्या था, आप सबने एसएसटी में 10th के एसएसटी में 1930 की महामंदी पढ़ी होगी। ठीक है, 1930 की महामंदी। अब कुछ बच्चों को महामंदी नहीं पता है, तो महामंदी के बारे में बता दूं। महामंदी की वो स्थिति है कि जब पूर्ति मार्केट में हो रही है और डिमांड नहीं हो रहा है, मतलब मांग नहीं कर रहे हैं कोई, तो उसको महामंदी कहते हैं। कह सकते हो कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो मोर देन है एडी। ठीक है, मतलब पूर्ति बहुत ज्यादा है और डिमांड नहीं हो रही है, उसको महामंदी कहते हैं। इस सिचुएशन के बाद 1930 के बाद क्या करते हैं, केन्स ने अपनी बुक लिखी, उसमें जो परंपरावादी थे 1936 में परंपरावादी के जो थॉट्स, जो विचार हमने बात की है उसको बिल्कुल बदल देते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि भाई पूर्ण रोजगार की स्थिति की जरूरत नहीं है संतुलन के लिए, संतुलन जो है अल्प रोजगार की स्थिति में भी प्राप्त किया जा सकता है। पहली बात तो ये कहते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका यूज नहीं होता है, तब भी हम संतुलन की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जैसे उन्होंने कहा था से का नियम क्या था कि पूर्ति अपनी मांग खुद बना लेती है। तो भाई जो केन्स थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता पूर्ति अपनी मांग खुद बना लेती है तो ये सिचुएशन कभी आती ही नहीं, जितनी पूर्ति होती उतनी मांग होती, तो ये हमेशा ऐसे ही बना रहता। भाई सीधी सी बात है। तो अगर मान लो ये सिचुएशन आ गई तो भाई पूर्ति अपनी मांग कैसे बना लेती है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर पूर्ति अपना मांग बना लेगी तो हमेशा संतुलन ही रहेगा। असंतुलन की स्थिति कैसे आ गई 1930 में। ठीक है, तो कहते हैं पूर्ति अपनी मांग नहीं बनाती है, जिसका अपोजिट होता है, पहले मांग होती है फिर पूर्ति होती है। ठीक है, और सीधी सी बात है, हम नेचुरल लाइफ में भी तो यही देखते हैं ना कि भाई पहले चीजों की डिमांड होती है फिर उसकी मार्केट में पूर्ति होती है। ठीक है, तो ये कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जो परंपरावादियों ने कहा था कि भाई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तो से जो केन्स हैं वो केन्स कहते हैं नहीं, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में आ जाती है तो उसको संतुलित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद परंपरावादियों ने कहा कि मजदूरी दर जो होती है लोचशील होती है, उसको कितना भी कम किया जा सकता है, कितना भी ज्यादा किया जा सकता है। तो जो केन्स है उसको भी डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं। कहते हैं कि एक स्थिति तक मजदूरी दर जो है वो कम नहीं किया जा सकता, ये व्यवहारिक नहीं है। तो मतलब कि भाई थोड़ा बहुत तो कम किया जा सकता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जो मजदूरी दर कम नहीं किया जा सकता, ये व्यवहारिक नहीं है। फिर उसके बाद भाई परंपरावादियों ने क्या कहा कि निवेश और बचत जो है वो किस पे, ब्याज दर पे डिपेंड करता है। तो भाई उन्होंने क्या कहा, केन्स ने क्या कहा, सबसे पहली बात तो बचत जो है वो किस पे, आय पे डिपेंड करता है। हमने इसे पहले वीडियो में देखा ही है कि भाई इनकम होते हैं, इनकम में से हम कंजप्शन कर लेते हैं, जो बच जाता है उसको हम बचत कहते हैं। तो निवेश और बचत जो होती है वो आय पे डिपेंड करता है। तो परंपरावादी को यहाँ पर भी वो गलत साबित कर देते हैं। उसके बाद बात आती है निवेश की, तो उन्होंने कहा निवेश भी सिर्फ ब्याज दर पे जो है डिपेंड नहीं होता, निर्भर नहीं होता। इससे पिछले वीडियो में आपने, जब मैंने निवेश फलन पढ़ाया था तो आप सबको बताया था कि निवेश में ब्याज दर पे तो निर्भर करता ही है, साथ में पूर्ति की कीमत पे भी निर्भर करता है, और जो प्राप्ति की संभावना होती है, संभाव्य प्राप्ति जिसे कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से परंपरावादियों की बहुत सारी बातें जो हैं वो जो केन्स हैं खारिज कर देते हैं। ठीक है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरावादी गलत हो गए। परंपरावादी के एक्चुअली जो परंपरावादी का पूर्ण रोजगार का संतुलन है वो लॉन्ग रन में माना जाता है, मतलब दीर्घकाल में माना जाता है। दीर्घकाल में भाई, दीर्घकाल मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पर अपने आप अगर कोई असंतुलन की स्थिति आ जाती है तो अपने आप जो है अर्थव्यवस्था संतुलित हो जाएगी, उसे दीर्घकाल। तो ये दीर्घकाल के लिए होता है और ये अल्पकाल में इसको माना जाता है। केन्स के थॉट्स जो हैं अल्पकाल में माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं तुम परंपरावादी को बिल्कुल यूं बेवकूफ समझ लो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आप सबको बता दिया परंपरावादी क्या मानते थे और जो है आपके केन्स जो हैं क्या मानते थे। अब इनके जरा डायग्राम से पूर्ण रोजगार के संतुलन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है,
कि पूर्ण रोजगार पर संतुलन। तो पूर्ण रोजगार पर संतुलन क्या है कि वह स्थिति जहां पर क्या होता है, पूर्ण रोजगार पर संतुलित होती है, मतलब जो कुल मांग है कुल प्राप्ति के बराबर होता है। तो इसका सिंपल सा डायग्राम है जो कि हमने पहले भी बनाया है कि भाई वह स्थिति जहां पर क्या होता है कि आपका जो AS है वो AD के बराबर होता है। तो ये हमारा AS था, ठीक, और ये हमारा AD है, और ये बिंदु जो है इसको संतुलन की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इस बिंदु से पहले देखो AD ज्यादा है, ठीक, तो AD ज्यादा है तो वही स्थिति होगी। अगर मांग ज्यादा है तो स्टॉक में कमी है, ये कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। और E से फिर पहले की बात की जाए तो यहाँ पर इसके बाद की स्थिति दी जाए, E के बाद की स्थिति दी जाए तो AS ज्यादा हो जाता है, AS ज्यादा हो जाता है, मतलब कि भाई पूर्ति ज्यादा है और मांग कम है। अगर पूर्ति ज्यादा है मांग कम है तो वही फिर से स्थिति आ जाएगी, बेरोजगारी वगैरह होगी। तो ये जो है पूर्ण रोजगार के संतुलन की स्थिति है। अब आप सब ये जो है इसको उतार लेना, मैं ज़्यादा इसमें लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ डायग्राम से समझा रहा हूँ, डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने बता ही दिया है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जहां पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होता है उसको हम पूर्ण रोजगार का संतुलन कहते हैं। अब हम, ये आपका पहला पॉइंट था ये वाला, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, अल्प रोजगार के स्तर पर संतुलन। अल्प रोजगार के स्तर पर संतुलन कैसे बनता है, डायग्राम जरा देख लीजिए। पहले इसको मैं हट जाता हूं, आप सब इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कुछ भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है कि भाई अल्प रोजगार की स्थिति में संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त की जाती है, जरा इसको देखिए। तो देखिए ये आपका AS हो गया और ये हो गया AD, इसको वास्तविक मांग कहेंगे, ठीक। और एक लाइन और खींच दिया मैंने, AD1, ये E है, ये E1 लिख देता हूं और इसको आवश्यक मांग लिख लेता हूं, आवश्यक मांग। अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर मैं I लिख देता हूं, ये I है, यहां AD और AS लिख दिया। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझना, ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से समझना। देखो क्या है कि ये जो AD है, ये वाली लाइन AD, ठीक है, ये मैंने AD1 लिख रखा है, ध्यान रखना ये AD1 है, इसको AD1 कहूंगा और इसको AD कहूंगा। ये वास्तविक मांग है, वास्तविक मांग मतलब जितनी मांग हो रही है, ठीक है। तो यहां पर संतुलन हमें प्राप्त हो रहा है, परंतु पूर्ण रोजगार के लिए हमें मांग चाहिए इतनी, ठीक है, मांग चाहिए AD1 तक, जिसको पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक मांग जो है वो है AD1, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है कि हमें जो है पूर्ण रोजगार से पहले ही संतुलन की प्राप्ति हो जा रही है। अच्छा, इसको सिंपल से एक एग्जांपल समझ लीजिए और समझा देता हूं मैं एग्जांपल से, ठीक है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि 100 ये AS हो गया और ये AD हो गया, यहां पर संतुलन की स्थिति हो रही है, ठीक है। परंतु ये चाह रहे हैं कि मांग 150 अगर हो जाए, मांग 150 अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाएगा। भाई डिमांड बढ़ेगी तो लेबर और लगाए जाएंगे ना, मांग बढ़ेगी तो लेबर और लगाए जाएंगे। तो मांग अगर 150 और 150 पे अगर संतुलन किसी तरह से प्राप्त हो जाए, 150 और 150 पे, तो पूर्ण रोजगार प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, अल्प रोजगार में ही हमें संतुलन स्तर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम अल्प रोजगार का संतुलन स्तर कहते हैं, मतलब वास्तविक मांग इतनी हो रही है और हमें पूर्ण रोजगार के लिए मांग चाहिए AD1 तक, ठीक है। तो इसको अल्प रोजगार में संतुलन स्तर कहा जाता है। यहां पर आप Y और यहां Y1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अल्प रोजगार के स्तर में क्या कहते हैं, हम इसको संतुलन कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, अगर अल्प रोजगार में संतुलन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, अगर अल्प रोजगार में संतुलन प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मांग में कमी आ रही है, ठीक है, पूर्ण रोजगार के लिए मांग में कमी आ रही है। तो इससे क्या होगा भाई, इससे बेरोजगारी उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। भाई बेरोजगारी तो है ही ना, भाई AD1 तक चाहिए, मांग तो AD1 तक चाहिए पूर्ण रोजगार के लिए, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी हो जाएगी और कीमतें क्या हो जाएंगी, घटनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अल्प रोजगार में संतुलन स्तर था, ये भी आप सब उतार लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन स्तर, ठीक। तो इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि भाई जो है पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन स्तर क्या होता है, पूर्ण रोजगार के बाद। तो देखिए जस्ट उसी डायग्राम को हमें थोड़ा उल्टा बना देना है,
अब पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन स्तर क्या होता है, देखिए ये तो आपका एएस हो गया, ठीक है, ये हो गया एएस, और ये एडी और एडी, इसे 1 लिख लेता हूं। अब वास्तविक मांग तो ये हो गई और आवश्यक मांग ये है, आवश्यक मांग AD1 है, ठीक है। तो वास्तविक मांग ये हो गई, ध्यान रहो, ये y, ये y1 और ये y। तो अब हो क्या रहा है, देखो हमें संतुलन यहां पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जबकि हमें संतुलन चाहिए ये, यहां पर हमें पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो रही है, परंतु मांग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए जो वास्तविक मांग हो रही है वो AD तक हो रही है, जबकि पूर्ण रोजगार हमें यहीं पे प्राप्त हो गया है। फिर से वही सिचुएशन है कि भाई हो क्या रहा है कि पूर्ण रोजगार प्राप्त हो गया, अब मांग बहुत ज्यादा हो रही है, मांग बहुत ज्यादा हो गई और पूर्ण रोजगार प्राप्त हो गया, तो प्रोडक्शन तो हो नहीं पाएगा, तो क्या होगी, कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी, स्टॉक में कमी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये सिचुएशन भी क्या है, ठीक नहीं होता इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई एडी वास्तविक मांग, मतलब इतनी ज्यादा डिमांड हो रही है, जबकि हमें पूर्ण रोजगार के लिए चाहिए सिर्फ AD1 तक ही मांग चाहिए, तो इसे कहते हैं पूर्ण रोजगार के बाद भी संतुलन। पूर्ण रोजगार के बाद में संतुलन, यहां पर आप एएस कुल मांग और AD लिख सकते हैं, तो इसे कहते हैं पूर्ण रोजगार के संतुलन। एक बार फिर से बता देता हूं कि हमें पूर्ण रोजगार के लिए चाहिए AD1, ठीक है, डिमांड चाहिए AD1, परंतु डिमांड उससे ज्यादा हो रही है, संतुलन हमें प्राप्त हो रहा है AD पे, वास्तविक मांग यहां तक जा रही है, ठीक है, वास्तविक मांग कहां जा रही है, AD तक जा रही है। तो ये जो बीच में गैप है, ये जो एक्स्ट्रा डिमांड हो रही है, तो उसको ही हम कहते हैं पूर्ण रोजगार के बाद संतुलन स्तर। इसको देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको पूर्ण रोजगार के लिए 100 यूनिट होना चाहिए एएस और AD, ठीक है, एएस और AD, ठीक है, यहां पर पूर्ण रोजगार आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन डिमांड जो है 150 तक चली जा रही है, डिमांड जो है 150 तक चली जा रही है, 150 पे संतुलन हो रहा है, मतलब पूर्ण रोजगार यहां प्राप्त हो गया, उसके बाद भी डिमांड हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, पूर्ण रोजगार प्राप्त हो चुके हैं, सारे संसाधन यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो अब तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता, तो क्या होगा, कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ये आपके 3 बिंदु थे भाई, पूर्ण रोजगार का संतुलन, अल्प रोजगार के स्तर पर संतुलन और पूर्ण रोजगार के बाद का संतुलन। तो ये 3 बिंदुओं थे। मैंने आपको केन्स और परंपरावादी में भी डिफरेंस बता दिया है कि क्या डिफरेंस होता है, आप उसको बार बार सुन लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसको बोर्ड पे लिखा नहीं है, ठीक है, आप इसको भी वो कर लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर में जो है एक टॉपिक रह गया, गुणक या निवेश गुणक कह सकते हो, तो उसको भी आज हम निपटा देते हैं, आप फिलहाल इसको देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं उसको लिख लेता हूं, उसके बाद आप सबको उसको भी समझा देता हूं, देन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, निवेश गुणक समझ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म करते हैं। तो निवेश गुणक होता क्या है, सबसे पहले सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं, फिर उसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि भाई परिभाषा में क्या कहता है। तो निवेश गुणक ये कहता है, जो केन्स का मानना ये था कि जब आप अपने निवेश में परिवर्तन करते हो, मतलब निवेश में वृद्धि करते हो, तो जितनी गुना आपके आय में वृद्धि होता है उसी को निवेश गुणक कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लीजिए कि आपका जो निवेश था शुरू में वो 100 था और आपकी जो इनकम थी वो 300 थी, सीधी सी बात है, आय जो है 300 थी, लेकिन आपने क्या करा, निवेश को बढ़ा दिया, 200 हो गई, ठीक है, और आपकी इनकम जो है वो हो गई 700, ठीक है, इनकम हो गई 700। तो आपने क्या करा है, इसमें वृद्धि कितनी की है भाई, 100 की वृद्धि की है, और यहां पर वृद्धि कितनी हुई है, तो एक कितने गुना वृद्धि हुई है, इसको ही हम निवेश गुणक कहते हैं। अब इसको समझिए, देखिए 100 की वृद्धि हुई है, तो भाई 100 की वृद्धि ये निवेश की वृद्धि हो गई, और आय में कितने गुना वृद्धि हुई है, देखिए 300 से 700 हो गई, मतलब 400 वृद्धि हुई है, तो 400 हमने ऊपर रख दिया, तो ये आ गया 4, ये निकल गया आपका गुणक। तो इससे आपका एक फॉर्मूला भी बन गया, देखो मैंने क्या करा है, आय को, जो आय में परिवर्तन हुआ है उसको मैंने ऊपर रख दिया, और जो निवेश में परिवर्तन हुआ है उसको मैंने नीचे रख दिया, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला भाई, परिवर्तन किससे हम वो करते हैं, कौन सा सिंबल डिनोट करते हैं, डेल्टा से। तो भाई डेल्टा वाई इक्वल अपॉन में डेल्टा आई, ये आपका निवेश गुणक हो गया, और गुणक को हम के से डिनोट करते हैं, तो के इक्वल टू डेल्टा वाई
और अपॉन में डेल्टा आई। तो इससे आपका एक फॉर्मूला भी बन गया, मैंने यही तो किया है यहाँ पर, तो इससे आपको इजीली जो है फॉर्मूला भी समझ आएगा। तो फिर से देख लो कि भाई निवेश पहले 100 था तो आय कितनी थी, राष्ट्रीय आय 300 थी, निवेश 200 हो गया, राष्ट्रीय आय 700 हो गई। तो इसमें कितना परिवर्तन आया भाई, 100 का आया, ठीक है, और इसमें कितना परिवर्तन आया, 400 का आया। तो मैंने जो आय है उसको ऊपर रख लिया, आय के परिवर्तन को ऊपर रख लिया और निवेश के परिवर्तन को नीचे रख लिया। तो इससे मैं पता चल गया कितने गुना जो है आय में परिवर्तन आया। भाई 4 गुना ही तो आया है ना, 100 का 4 गुना कितना हुआ, 400 हुआ, तो कितना आया, 4 गुना हुआ। ठीक है, तो इससे आपको एक फॉर्मूला भी याद हो जाता है कि K इक्वल टू K मतलब भाई गुणक है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। अब जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या कहता है। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि निवेश में आरंभिक वृद्धि अंतिम आय को कई गुना बढ़ाती है और गुणक निवेश में आरंभिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप समग्र आय में कितने गुना वृद्धि होती है, निवेश गुणक कहलाता है। तो वही चीज है कि भाई कितने गुना वृद्धि होती है उसको हम निवेश गुणक कहते हैं। तो आई होप आप सबको निवेश गुणक समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट मैंने यहां पर और लिख रखा है कि भाई गुणक और एमपीसी में संबंध। तो देखिए गुणक और एमपीसी में सीधा संबंध होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एमपीसी जितनी ज्यादा होगी, एमपीसी जितनी ज्यादा होगी निवेश गुणक उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक, अब जिन बच्चों को एमपीसी नहीं पता है, ये मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूं एमपीसी क्या होता है, आप सब वहां से देख सकते हो। ठीक, इसको मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम कहते हैं और हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि भाई जितनी ज्यादा एमपीसी होगी उतनी ज्यादा ही गुणक होगी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निवेश गुणक इस मान्यता पर आधारित है कि अगर कोई खर्चा कर रहा है तो दूसरे की आय हो रही है, और दूसरे की आय होगी तभी तो निवेश करेगा ना। ठीक है, तो अगर कोई खर्चा कर रहा है तो दूसरे की आय होगी, इस मान्यता पे आधारित है। ठीक है, तो इसलिए जितनी ज्यादा एमपीसी होती है निवेश गुणक जो है उतना ज्यादा होता है, इसका सीधा संबंध है। अब देखो इसको एक गणितीय रूप में समझ लेते हैं। तो देखिए आप सब ने, मैं डेफिनेशन मिटा देता हूं, ऊपर समझा देता हूं। ठीक है, तो डेफिनेशन में इसको मिटा देता हूं। अब देखिए इसको जरा समझते हैं। तो आप सबने भाई इससे पहले समझ लिया है कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, ये आपने समझ रखा है। अच्छा एक चीज और मैंने वीडियो में बताया था कि s इक्वल टू आई होता है किस पे, संतुलन स्तर पे। ठीक है, s इक्वल टू आई होता है संतुलन स्तर पे। तो इस तरह से अगर मैं y इक्वल टू सी प्लस एस होता है तो y इक्वल टू सी प्लस आई भी लिख सकता हूं किस पे, संतुलन की स्थिति पे, संतुलन की स्थिति पे। ठीक है, तो y इक्वल टू सी प्लस आई हो गया संतुलन की स्थिति पे। अब देखिए इसी तरह से क्योंकि हमें गुणक क्या है, एक परिवर्तन है, चेंज है, तो क्या होगा, डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई हो जाएगा। ठीक है, वही संतुलन की स्थिति पे। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि दोनों तरफ जो है आप क्या करो, दोनों तरफ डेल्टा y से भाग देने पर, ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम डेल्टा y से भाग देते हैं। अब ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा i अपॉन डेल्टा y। अब इसको ध्यान से देखो तो ये तो 1 आ गया, और ये देखो ध्यान से डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। जिन बच्चों ने एमपीसी किया होगा या एमपीसी कुछ प्रैक्टिकल निकाले होंगे तो उन्हें पता होगा डेल्टा c अपॉन डेल्टा y क्या होता है, एमपीसी होता है। और अभी हमने सीखा है कि डेल्टा i और डेल्टा y क्या होता है, अभी तो हमने सीखा था क्या होता है, k होता है। ठीक है, तो ये हो गया k। ठीक, तो डेल्टा i अपॉन में डेल्टा y जो है हमारा क्या हो गया, यहां पर हमने डेल्टा y अपॉन डेल्टा i इक्वल टू k था। ठीक है, लेकिन यहां पर डेल्टा i अपॉन डेल्टा y है तो ये हो जाएगा 1/k। ठीक है, 1/k हो जाएगा। अब इसको या तो इस तरह से लिख सकते हो या लिख सकते हो k इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहां पर देखो डेल्टा i अपॉन डेल्टा y है तो इसको 1/k लिखेंगे। ठीक, मतलब कि भाई इसको हमने उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया है, जबकि k जो होता था हमारा क्या था, k क्या था, डेल्टा y अपॉन में डेल्टा i था। ठीक, तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, तो ये 1/k हो जाएगा अगर इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर भी उल्टा करेंगे ना, दोनों साइड हम जो है सेम चीजें कर सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, 1/k हो गया।
ठीक है, तो इसको ये पूरा इस तरह से आ गया 1 इक्वल टू एम पी सी प्लस 1/k, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। तो आप सबके सामने एक फॉर्मूला और आ जाता है k इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, तो ये जो है आपका चैप्टर जो है यहीं ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक चीज़ और, जिन बच्चों ने अभी तक मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि अब मैं उसमें धीरे धीरे नोट्स डालना शुरू कर रहा हूँ। आप सबको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, जो कि शुभ पाठशाला के नाम से ही है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप सब वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और एक चीज़ और बताना था कि अगर आप सब डिमांड करेंगे तो इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम जो है देख लेंगे, एक वीडियो में थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।